यस। हाय फ्रेंड्स एंड हेलो। आज हम क्या करेंगे? आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब ग्रोथ रेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम आज के लेक्चर में? ग्रोथ रेट के बारे में। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ रेट क्या होती है? ये ग्रोथ रेट का मीनिंग होता है ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी ग्रोथ होती है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, हम उसका क्या बनाते हैं? यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये ग्राफ किस तरह से आता है आपका हमारा। यहाँ पर क्या होती है? G फॉर द ग्रोथ एंड T फॉर द टाइम। यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको नोट डाउन कर देती हूँ। ये ग्राफ इस तरह से आता है आपका। किस तरह से आता है? इस तरह से आपको आपकी स्क्रीन पर आता है। यानी कि जिस प्रकार से आपका डिवीजन होता है, यानी कि वहाँ पर कांस्टेंट रेट है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट रेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, पहली रेट 5, 6, दूसरी अगर 7 हुई तो दूसरी 9, 11, 13, 15, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ कांस्टेंट रेट है। यानी कि यहाँ से 2 से ग्रोथ बढ़ रही है तो सब में 2 से ही ग्रोथ का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे कांस्टेंट रेट ग्रोथ है। ये क्या है? एक कांस्टेंट रेट ग्रोथ है। ओके, इसे क्या कह देते हैं हम? कांस्टेंट रेट ग्रोथ है। अब ये कांस्टेंट रेट ग्रोथ कहाँ होती है? अगर मैं बात करूँ इसे कांस्टेंट रेट ग्रोथ, ये जो कांस्टेंट रेट ग्रोथ है हम इसे क्या कहते हैं? अरिथमेटिक रेट कह देते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। कौन सी ग्रोथ है हमारी? ये अरिथमेटिक ग्रोथ है। अरिथमेटिक ग्रोथ है ये हमारी। ओके, इसमें क्या क्या होता है? फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला है वो? हमारा T इज इक्वल टू एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल नॉट प्लस आर टी, ये आपका क्या आ जाता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है। ओके, उसके बाद अब ये कांस्टेंट रेट ग्रोथ कहाँ कहाँ पर दिखाई देती है आपको? रूट इलोंगेशन एट द कांस्टेंट रेट। जो कुछ भी रूट का इलोंगेशन होता है वो किस तरह से होता है? इसी ग्रोथ की वजह से होता है, रूट इलोंगेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है? वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड अदर गोज फॉर मैचुरेशन एंड द डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पर एक ही डॉटर सेल क्या करती है? डिवाइड करती है एंड रिमेनिंग ऑल क्या हो जाते हैं? मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए चले जाते हैं। इतना लिख लिया होगा आपने। देखो क्या कह रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ कि ये सेल है एक, इस सेल ने 2 सेल दिए, राइट? इस सेल ने 2 सेल दिए। सो जहाँ पर मैं अब उसे फुलफिल कर रही हूँ वो सेल क्या है मेरी? ये क्या जा रही है? अंडर मैचुरेशन जा रही है। ये सेल ने अगर 3 सेल को डिवाइड, 3 सेल इसने दिए, 3 नहीं 4 पकड़ लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से एक ही सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये तीनों भी क्या हो जाएंगे? इस तरह से अंडर मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए चले जाएंगे। उसमें से ये क्या करेगी? ये फिर से डिवाइड करेगी, इसने फिर से 2 डिवाइड करे। यहाँ इसमें से एक क्या हो जाएगी? इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? हम इस प्रोसेस को कह देते हैं दैट इज़ द अरिथमेटिक ग्रोथ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यस, इतना तो क्लियर होगा ही होगा सबको। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं। एंड हमें यहाँ पर ग्राफ किस तरह का मिला है? एक लीनियर कर्व हमें यहाँ पर मिल जाता है। ओके, सेकेंड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्या ग्रोथ है हमारी? अगर मैं बात करूँ इस सेकंड में तो क्या आ जाता है यहाँ पर? ज्योमेट्रिक। क्या आता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके जी, अब इसमें क्या होता है हमारे पास? WI इज इक्वल टू W नॉट ERT, ये आपके पास इक्वेशंस है।
ओके, ये क्वेश्चंस याद हो जाए तो रख लेना, अगर नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे जो कुछ भी न्यू सेल्स है वो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। सारे के सारे न्यू सेल यहाँ पर क्या करते हैं, हमें डिवीजन करते हुए शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रेट वगैरह हमें शो नहीं होता, कांस्टेंट रेट वगैरह कोई भी यहाँ पर शो आउट नहीं होता है हमें। ओके जी, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारे पास एक सेल में 4 सेल दिए तो 4 वाला ये 8 सेल देता है, 8 वाला कितना देता है, 16। यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है, जब हमने हमारा अरिथमेटिक देखा था, जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, देखो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, अब देखो क्या डिफरेंस आता है। यस, अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो किसका है, अरिथमेटिक का है, ये वाला, दिस इज फॉर अरिथमेटिक एंड दिस इज फॉर द ज्योमेट्रिक के लिए है। ओके, अरिथमेटिक में क्या हो रहा था, 5, 7, 9 एंड द 11। यहाँ पर क्या था, कुछ ना कुछ कांस्टेंट था, यानी कि 2 से बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 से बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 से बढ़ रहा है। यहाँ है कैसा, यहाँ 4 से, यहाँ फिर से 4 से है, लेकिन यहाँ 8 से, यानी कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, ऑल डॉटर सेल हैव द पावर ऑफ द डिवीजन। इसमें क्या होता है, इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, all daughter cells have power of cell division, power of the cell division। ओके, इसमें क्या है, पावर ऑफ द सेल डिवीजन है। अब देखो यहाँ का ग्राफ किस तरह का मिलता है, यहाँ का ग्राफ हमें सिग्मॉइड की तरह मिलता है। क्या, कौन सा ग्राफ मिलता है हमें, यहाँ पर सिग्मॉइड ग्राफ मिल जाता है। देख लो, अब थोड़ा मैं ग्राफ ब्रॉड ही बना देती हूँ। यस, इस तरह का आपको ये ग्राफ यहाँ पर मिलता है। देख लो, अच्छे से देख लो। यस, इस तरह का ग्राफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसमें हमने कल ही देखा है कितने फेजेस होते हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। ये क्या है, आपकी फर्स्ट वाली फेज है, ये सेकंड एंड ये क्या है, थर्ड वाली फेज है। हमने कल ही ग्रो फेजेस देखे हैं, लैग फेज, लॉक फेज एंड द स्टेशनरी फेज, लैग, लॉक एंड द स्टेशनरी फेजेस। देखो और एक बार बता देती हूँ, फर्स्ट फेज क्या है आपकी, ये लैग फेज है, यानी कि स्लो फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, स्लो एंड द प्रिपरेटरी फेज है। ये जो कुछ भी सेकंड है वो किसे, उसे क्या कहते हैं, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज कह देते हो आप इसे। थर्ड फेज क्या है अपनी, स्टेशनरी फेज, अडल्ट फेज, स्टडी फेज, सेंसेंस फेज भी कहा जाता है। कौन सी फेज यहाँ पर, सेंसेंस फेज भी कहा जाता है। ओके, ये हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन में अरिथमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक। ओके, चलो फिर बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं अरिथमेटिक में कुछ और पॉइंट्स है, अच्छे से लिख लेना। अब हम डिफरेंस में बात करेंगे, किस चीज़ में बात करेंगे, हम डिफरेंस के बेसिस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ए फॉर द अरिथमेटिक, जी फॉर द ज्योमेट्रिक। ए फॉर द अरिथमेटिक, जी फॉर द ज्योमेट्रिक। क्या इक्वेशन बताई थी, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ये इक्वेशन यहाँ बताई थी। ज्योमेट्रिक में क्या इक्वेशन बताई थी, डब्ल्यू आई is equal to w e to the power exponential form of the rt। ओके जी, ये इक्वेशन बताई थी। इसमें क्या क्या वैल्यूज है वो बाद में बता देते हो, एक बार सारे पॉइंट्स मुझे कवर अप करने दो। यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ है। यहाँ पर कैसी ग्रोथ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ है। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मीनिंग क्या है, जो भी कुछ फर्स्ट नंबर पे उस पर डिपेंड करता है, यानी कि 5 अगर फर्स्ट ग्रोथ है तो सेकंड कितनी होगी, 7।
7 पर 9, 9 पर 11, यानी कि जो कुछ मैंने आपको रेट बताया था वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक में तो रिलेटिव ग्रोथ रेट है। किस तरह की ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। ओके जी। उसके बाद क्या हो जाता है, जो कुछ भी अरिथमेटिक पर क्या है हमारे पास, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द ग्रोथ पर यूनिट टाइम है। यहाँ पर ये पॉइंट लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। यहाँ पर जो अरिथमेटिक है, फाइनल साइज डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज। फाइनल साइज does not depend upon initial size, does not depend upon initial साइज पर वो डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, फाइनल साइज डिपेंड अपॉन इनिशियल साइज। फाइनल साइज डिपेंड ऑन इनिशियल साइज, डिपेंड ऑन इनिशियल साइज। ओके, इस पर ये डिपेंड कर जाती है। ओके, अब ये बातें हो गई यहाँ पर। अब इस इक्वेशन में, इस दोनों इक्वेशन में क्या क्या है उसके मीनिंग वो भी लिख लो। देखो अब यल टी बराबर क्या बताया मैंने आपको, एल नॉट प्लस आर टी बताया है। एल टी का मीनिंग क्या है जी, लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी। ओके, यल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ, यानी कि लेंथ एट टाइम 0, लेंथ एट टाइम 0। उसके बाद आर क्या है जी, आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, रेट ऑफ द ग्रोथ। क्या है, रेट ऑफ द ग्रोथ, रेट ऑफ द ग्रोथ। टी क्या है जी, टाइम है। टी क्या है आपके पास, टाइम है। इतने हो गया क्लियर। उसके बाद ज्योमेट्रिक में क्या बताया था जी, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू WOERT। डब्ल्यू आई का मीनिंग क्या है आपके पास, इसका मीनिंग आ जाता है दैट इज द फाइनल साइज, फाइनल साइज, फाइनल साइज। डब्ल्यू नॉट का मीनिंग क्या है, इनिशियल साइज, इनिशियल साइज। उसके बाद आर का मीनिंग क्या है, ग्रोथ रेट, आर का मीनिंग क्या है, ग्रोथ रेट। टी का मीनिंग क्या है, टाइम ग्रोथ, टी का मीनिंग क्या है, टाइम ग्रोथ। एंड जो कुछ भी ई है वो क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉग। ई क्या होता है, ई इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग। ओके, लॉग वॉग तो आता होगा आप सभी को, नेचुरल लॉग है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। यस, अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं जाइगोट की, जाइगोट डिवाइड इनिशियली बाय ज्योमेट्रिकली रादर अरिथमेटिकली। जो कुछ भी हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड, जाइगोट डिवाइड zygote divide initially by geometrically and later arithmetically। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब ऑक्सोमीटर के बारे में भी आपको कई बार पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है, ऑक्सोमीटर के बारे में। क्या होता है ये ऑक्सोमीटर, अगर मैं बात करूँ ऑक्सो का मीनिंग क्या है एंड मीटर का मीनिंग क्या है, कुछ तो मेजर करेंगे। ऑक्सो का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सो का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, हम इसे क्या कहते हैं, यूज टू मेजर द ग्रोथ, यूज टू मेजर द ग्रोथ, यूज टू मेजर द ग्रोथ। ओके, मेजर द ग्रोथ। यस, चलो इतना क्लियर है आपको। यस, उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की, दैट इज द प्लास्टिसिटी, दैट इज द प्लास्टिसिटी। अब ये क्या है मैम, न्यू प्लास्टिसिटी।
आपने कभी सुना भी होगा और नहीं भी सुना, दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी एक्सप्लेन कर दो एक बारी ज़रा। क्या होता है ये प्लास्टिसिटी? मैम, प्लास्टिसिटी का मीनिंग है कि जो कुछ भी हमारे पास एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना। द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ द लाइफ। द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट, the ability of plant to change according to environment or phase of life हम उसे क्या कह देते हैं? प्लास्टिसिटी कह देते हैं। यह प्लास्टिसिटी हमारे जो कुछ भी इन्फ्लुएंस है वो एक्सटर्नल इंटरनल भी हो सकता है, स्टिमुला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी? हेटेरोफिली की। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? हेटेरोफिली की। अगर हम बात करें इन हेटेरोफिली हेटेरो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। हेटेरो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। एंड जो कुछ भी हमारे पास occurrence of more than one type of leaf in the same plant। occurrence of, फिली का मीनिंग क्या होता है? लीव्स। हेटेरो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट लीव्स। आपने कभी फाइलोटैक्सी नाम सुना है? फाइलोटैक्सी, फाइलो का मीनिंग होता है लीव्स, उसी तरह फिली का मीनिंग क्या है? लीव्स है। ओके जी। occurrence of leaf, occurrence of more than one type of leaf, one type of leaf is called as the heterophily। in the same plant, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। in the same plant, ओके जी। हम उसे क्या कह देते हैं? हेटेरोफिली कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? उसे हेटेरोफिली। एंड हमारे पास जो ये हेटेरोफिली है, हेटेरोफिली is an good example of plasticity। ओके। अब इसका एक्चुअल में एग्जाम्पल्स क्या है हेटेरोफिली के? अगर हम बात करें तो कॉटन, कोरिएंडर, देन लार्कस्पार एंड द बटरकप। क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए जी? मैंने रिपीट करना ज़रा, क्या क्या बताए देखो। कॉटन, उसके बाद कोरिएंडर, देन लार्कस्पार, देन बटरकप, ये क्या हो गया? हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ओके जी, इतना क्लियर हो गया? यस। अब हम उसके बात करते हैं PGR के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? PGR। ये सब कुछ जो भी था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो यहाँ पर मैं आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या करती हूँ? पूरा का पूरा फिनिश कर देती हूँ। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे जी? अब हम बात करेंगे दैट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और द हार्मोन। हम उसे क्या कह देते हैं? PGR। क्या कहते हैं? PGR। ये PGR दो तरह के हैं। ये प्रमोटर भी हो सकते हैं, ये इनहिबिटर भी हो सकते हैं। ये प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर है। क्या क्या बताया मैंने आपको? ये प्रमोटर भी हो सकते हैं, इनहिबिटर भी हो सकते हैं। दे कैन बी प्रमोटर यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है। प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है? आज मैं प्रमोट हो गई, यानी कि प्रमोटर का मीनिंग क्या है? हम आज आगे उसका जो कुछ भी काम है, हम उसके प्रमोशन मिला है, हम उसमें आगे जाएंगे। ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इसके? अगर मैं इसकी बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो देख लो हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। क्या क्या? ऑक्सीन, उसके बाद जिबरलिन एंड द साइटोकाइन।
एंड द साइटोकाइन। रिमेनिंग हमारे पास एक ही बचता है ABA, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। एक ही बचता है हमारे पास ABA। ओके जी। उसके बाद अब प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर का मीनिंग क्या है? उसके सेल डिवीजन हो, सेल का एनलार्जमेंट हो, ट्रॉपिक ग्रोथ हो, उसके फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, सीड फॉर्मेशन हो, इसे क्या करना होता है? प्रमोट करना होता है। एंड हमारे पास इनहिबिटर का मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्स टू वुंड एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करना होता है। ओके। अब हम बात करेंगे कि डिस्कवरी किस तरह से हुई। इसकी डिस्कवरी किसने की, किस हार्मोन की, किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, किसने की, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो फिर वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। डिस्कवरी ऑफ PGR, डिस्कवरी ऑफ द PGR। सबसे पहले साइंटिस्ट थे दैट इज द चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। कौन थे सबसे पहले आपके पास? चार्ल्स डार्विन। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। देखते हैं इन्हें क्या काम किया इन्होंने। अगर मैं इनके काम की बात करूँ तो इन्होंने एक जो कुछ भी हमारे पास क्या कहते हैं हम उसे फोटोट्रोपिज्म, ये उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था फोटोट्रोपिज्म। अब क्या मीनिंग है इस फोटोट्रोपिज्म का? यस एनीबॉडी? फोटोट्रोपिज्म का मीनिंग क्या है? लाइट की मूवमेंट एक तो टुवर्ड्स लाइट हो रही है या तो फिर अवे फ्रॉम द लाइट होती है, हम उसे क्या कहते हैं जी? फोटोट्रोपिज्म। ओके। जब इन्होंने एक कैनरी ग्रास एक प्लांट आता है उस पर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था उसके टिप पर। तो इन्होंने देखा था कि जो लाइट है वो कहाँ मूव करती है? टुवर्ड्स द लाइट। हमारा जो प्लांट है वो कहाँ मूव करता है? टुवर्ड्स द लाइट मूव करता है। एंड जब इन्होंने ये खोज निकाला कि प्लांट मूव टुवर्ड द लाइट, यानी कि हम क्या लिखेंगे? कैनरी ग्रास प्लांट, कैनरी, क्योंकि इसी प्लांट पर हमने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। कैनरी ग्रास प्लांट मूव टुवर्ड्स द लाइट। इसी टेस्ट को क्या कह दिया गया? उसके बाद इसी टेस्ट को कहा गया कि इट इज कॉल्ड एज द एवेना कर्वेचर टेस्ट। क्या कहते हैं इसे? एवेना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। एवेना कर्वेचर टेस्ट हम उसे कह देते हैं। ओके, इतना क्लियर है सबको? अब ये जो एवेना कर्वेचर टेस्ट है ये कौन सा हार्मोन शो करता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द आपका ऑक्सीन। कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका यहाँ पर? ऑक्सीन इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीन इज द रिस्पॉन्सिबल। यानी कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज यहाँ पर हो गई थी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस। उसके बाद एक उन्होंने छोटा एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी। ओके, और आगे हम देखेंगे और इसे अच्छे तरीके से किसने हमें दिया था। ओके, सेकेंड साइंटिस्ट की बात कर ले, ई क्यूरोसोवा। क्या कहा था ई क्यूरोसोवा ने? जो कुछ भी हमारे पास जिबरलिन है, डिस्कवर जिबरलिन्स फ्रॉम, इन्होंने किस में से जिबरलिन को डिस्कवर किया था? राइस प्लांट से। जिबरलिन्स फ्रॉम द राइस प्लांट से इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी किया था। अब यहाँ पर उन्होंने एक राइस के प्लांट पर उन्हें एक फंगस, इन्फेक्टेड फंगस मिली थी। ऑन दैट राइस प्लांट infected by fungus Gibberella fusarica
जिब्रेला फ्यूजोकोरा। ओके, ये आपके पास आ जाता है। एंड इसी वजह से उसे कौन सा डिसीज होता है, इसी वजह से उसे बकानी डिसीज हो जाता है। कौन सा डिसीज हो जाता है, बकानी डिसीज हो जाता है। ओके, हम जब एक एक हार्मोन डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है, इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं जो बोल रही हूँ उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे स्कूग एंड द मिलर। किसके बारे में, स्कूग एंड द मिलर। इन्होंने क्या खोज निकाला था, स्कूग एंड द मिलर। इन्होंने खोजा था कि इन्होंने क्या खोजा था, साइटोकाइनेन, यानी कि साइटोकाइंस शोधे इन्होंने, ढूंढ निकाले थे। ओके, ये जो कुछ भी साइटोकाइंस है हमारे पास, इट इज द वन टाइप ऑफ काइनेटिन। ये क्या है, काइनेटिन के बराबर होते हैं। अब काइनेटिन में क्या है हमारे पास, प्रोटीन, मान लीजिए प्रोटीन होता है वो। अब यहाँ पर जब उन्होंने अच्छी स्टडी की तो उन्होंने किस में से निकाला था, टोबैको स्टेम कैलस से। कहाँ पर मिला था उन्हें ये, टोबैको स्टेम कैलस पर। कहाँ मिला था जी, टोबैको स्टेम कैलस पर मिला था उन्हें जी। ओके, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होगी मेरे ख्याल से। यस, क्लियर है जी, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओके, अब वन बाय वन हार्मोन्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सबसे पहला हार्मोन, आज एक ही हार्मोन करेंगे या हो जाए तो हम और एक हार्मोन भी कर लेंगे। ओके, आज हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन कवर करने की कोशिश करेंगे एंड जिबरलिन। आज अगर हमारा ऑक्सीजन जिबरलिन कंप्लीट हो जाता है तो हम कल क्या करेंगे, फिर साइटोकाइनिन एंड जो कुछ भी हमारे पास इथाइलिन होता है वो इथाइलिन करेंगे। उसके बाद हमारे पास एब्सिसिक एसिड्स एंड थोड़ा बहुत लॉन्ग टेन एंटीप्लांट बच जाता है। उसके बाद हम मिनरलाइजेशन पर मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता है पूरा का पूरा। चलो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पूरा का पूरा ऑक्सीजन पढ़ा दूंगी। 20 मिनट दे तो पूरा ऑक्सीजन आपका क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो अब क्या क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। डिस्कवर्ड बाय FC वेंट। किन्होंने डिस्कवर किया था, FC वेंट ने डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था, ओट से। कहाँ से किया था डिस्कवर, ओट से। ओके, उसके बाद फर्स्ट आइसोलेटेड, कहाँ से पहली बार आइसोलेट किया था, तो इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से इन्होंने क्या किया था, उसे आइसोलेट किया था। ओके, उसके बाद जो भी कुछ ट्रिप्टोफैन है, इसका प्रिकर्सर कौन है, इसका प्रिकर्सर हम किसे कहते हैं, ट्रिप्टोफैन को हम इसका क्या कहते हैं, प्रिकर्सर कह देते हैं। ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर। ओके, इज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद हमने मिनरल न्यूट्रिशन में देखा था कि जिंक लगता है ऑक्सीजन को सिंथेसिस के लिए। जिंक इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें ऑक्सीजन में भी दो तरह के हैं, एक तो नेचुरल है, दूसरे सिंथेटिक है। नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। Natural as well as synthetic oxygen are two types. Oxygen have two types. First is natural and second is artificial or synthetic. Artificial और हम इसे सिंथेटिक कह सकते हैं। नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल भी कह देते हैं। ओके, नेचुरल में अगर मैं बात करूं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेचुरल में क्या आता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या आ जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड है। इसे प्यार से कभी कभार IA भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? IAA। उसके बाद IBA, IBA ये क्या होता है? IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड इसे कहा जाता है। ओके, क्लियर है आप सभी को? अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल की, लिख लो फटाफट मेरे साथ ही। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल की, तो देखो आर्टिफिशियल में क्या आ जाता है? इस आर्टिफिशियल में हम बात करते हैं NaA की एंड 2,4D की, 2,4D की। NaA क्या है? नैफ्थैलिन एसिटिक एसिड, नैफ्थैलिन एसिटिक एसिड है ये। ए का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एसिटिक एसिड है ये। 2,4-D क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है ये। ओके, क्लियर है? ये क्या हो गए हमारे आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन ये हो गए। इतना लिख लो फटाफट से। उसके बाद हम इसके रोल्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या रोल होते हैं जी ऑक्सीजन के? यस, सबसे पहला रोल उसका क्या है? रूट फॉर्मेशन करना। क्या फॉर्म करना है? रूट को, रूट फॉर्मेशन करना, रूट फॉर्मेशन करना। हम उसे क्या कहते हैं? राइजोजेनेसिस। क्या काम है उसका? राइजोजेनेसिस। क्या करता है? रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर फ्लावरिंग है तो ऑक्सीजन प्रमोट द फ्लावरिंग। हमने देखा कि ऑक्सीजन एक क्या है? ये एक प्रमोटर है। ऑक्सीजन क्या है? इट इज प्रमोटर, इट इज प्रमोटर। ओके, ये प्रमोटर है तो ये क्या करता है? फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। पाइनएप्पल में जो कुछ भी है पाइनएप्पल में करता है फॉर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट फ्रूट एंड द लीफ ड्रॉप, फ्रूट एंड द लीफ ड्रॉप, फ्रूट एंड द लीफ ड्रॉप, लीफ ड्रॉप। ओके जी। और क्या करता है? जो कुछ भी हमारे पास सीड्स है उसे क्या करता है? वो पार्थिनोकार्पी देता है। ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी को ये इंड्यूस करता है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है? अपाइकल डोमिनेंस इन द एक्सिलरी बर्ड। यहाँ पर क्या है? अपाइकल डोमिनेंस है। कहाँ पर? लेकिन एक्सिलरी बर्ड में। अपाइकल डोमिनेंस is called as the axillary bud, it's called as apical dominance in the axillary bud, in the axillary bud में ये शो हो जाता है। ओके, और कोई है क्या इसमें? जो कुछ भी है हमारे पास यहाँ पर क्या करता है? ये डीकैपेसिटेशन में यूज हो जाता है। used in decapacitation, decapacitation, used in decapacitation of tea leaves, decapacitation, hedge making. Decapacitation is used in tea capacitation, tea capacitation। उसके बाद किसमें? हेज मेकिंग में। किसमें काम हेल्प करता है? हेज मेकिंग में आपको ये हेल्प कर देता है। ओके, ये हम हर्बिसाइड की तरह भी यूज़ करते हैं। किसकी तरह? हर्बिसाइड की तरह भी हम इसे क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? देखो अब इसे हर्बिसाइड के लिए कौन यूज़ करते हैं हम।
used as herbicide, used as herbicide. सबसे पहला जो कुछ भी हमने अभी 2,4D देखा था वो क्या करता है, किल डाइकॉट को किल करता है। किसे किल करता है, डाइकॉट को। ये मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता, मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता, ये नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड। ओके, मोनोकॉट पर अफेक्ट नहीं करता। ओके, ये लॉन्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। ये क्या देते हैं, अवेना कर्वेचर डस्ट देते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। यस, ऑक्सीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म एज वेल एज जियोट्रोपिज्म। किसके लिए, फोटोट्रोपिज्म एज वेल एज जियोट्रोपिज्म के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर phototropism as well as geotropism, में ये क्या कर देता है, आपकी हेल्प करता है। क्लियर है इतना? ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है आपका ऑक्सीन। देखो कुछ चंद शब्दों में मैं आपको क्या कर देती हूँ, इसको सारे के सारे बता देती हूँ। इसको देखो क्या क्या लगता है, ऑक्सीजन को ट्रिप्टोफैन लगता है, उसके बाद जिंक भी लगता है, करेक्ट। उसके बाद ये क्या शो करता है, राइजोजेनेसिस शो करता है। क्या शो करता है, राइजोजेनेसिस शो करता है। उसके बाद अपाइकल डोमिनेंस का कैरेक्टर है, अपाइकल डोमिनेंस भी शो कर देता है। और क्या करता है जी, ये पार्थेनोकार्पी, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। पार्थेनोकार्पी, फोटोट्रोपिज्म एज वेल एज जियोट्रोपिज्म शो कर देता है। वेडिसाइड हर्बिसाइड की तरह यूज होता है, वेडिसाइड हर्बिसाइड की तरह भी यूज हो जाता है। एवेना कर्वेचर टेस्ट देता है। और क्या करता है ये, जाइलम डिफरेंशिएशन करता है, सेल डिवीजन करता है। जाइलम में क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन में ये क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है जी? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, हमारा पूरा का पूरा जिबरलिन भी कंप्लीट हो सकता है। चलो फिर कर लेते हैं जिबरलिन भी। ओके मैम, अब जिबरलिन क्या है, ये क्या करता है, सबसे पहले अगर आपको जिबरलिन कहीं भी अगर आप जिबरलिन कहीं भी सुन लो तो लेंथ इंक्रीज करता है, इतना बोल देना। क्या इंक्रीज करता है, वो लेंथ को इंक्रीज करता है। सेकेंड है हमारा, दैट इज अ जिबरलिन एसिड, जिबरलिन। जिबरलिक एसिड क्या करता है, वो लेंथ को इंक्रीज करता है, लेंथ को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। क्या करता है जी, वो आपके लेंथ को इंक्रीज कर देता है। ओके, उसके बाद अब तक 100 टाइप ऑफ जिबरलिक एसिड को हमने क्या किया है, रिपोर्टेड किया है। मोर देन 100 ही लिख लो आप, 100 टाइप्स में हमने क्या किया है, इसमें रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन जो मोस्ट स्टडीड एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड था वो क्या है, GA3 है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इज GA3 एंड ये GA3 ही मोस्ट स्टडी किया जाता है, मोस्ट कॉमन इन स्टडीज। ये क्या है, मोस्ट कॉमन इन स्टडीज है। कौन सा वाला, GA3 वाला। ओके, अब इसके रोल के बारे में देख लेते हैं। जिबरलिन किसका डेरिवेटिव है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द टर्पीन्स। जिबरलिन इट इज द डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स। ओके, इसके रोल देख लो अब। पहला रोल क्या करता है? इलोंगुलेशन करता है, इलोंगुलेशन करता है। क्या देख रहे हैं हम? उसके रोल देख लें। इसमें भी क्या करता है? इंक्रीज इन द लेंथ। और क्या करता है? स्टॉक क्रेप्स। जो कुछ भी स्टॉक, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टॉक, स्टॉक को क्रेप्स में भी हेल्प कर देता है ये। ओके, उसके बाद शेप ऑफ द एप्पल को भी इलोंगुलेट एज वेल एज इंप्रूव करता है। इलोंगुलेट एंड improve shape of the apple, improve shape of the apple, improve shape of apple। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। उसके बाद ये सेंसन्स में डिले करता है, डिले द सेंसन्स। और क्या करता है ये? डिले द सेंसन्स। ओके, उसके बाद ये माल्टिंग में इंक्रीज करता है। किस में इंक्रीज करता है? माल्टिंग में। यस, यानी कि जो कुछ भी ब्रूइंग इंडस्ट्री है वगैरह यहाँ पर आकर कर देता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। स्टेम को हमने अभी अभी देखा है, ये क्या करता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। शुगर केन में यहाँ पर भी ये इंक्रीज कर देता है। ओके, उसके बाद बोल्टिंग क्या है जी? बोल्टिंग, अगर हम बात करें बोल्टिंग के बारे में, प्रमोट इंटरनोड इलोंगुलेशन, प्रमोट इंटरनोड इलोंगुलेशन, प्रमोट इंटरनोड इलोंगुलेशन, इलोंगुलेशन। ये जब हम इसकी बोल्टिंग की बात करते हैं तो बोल्टिंग कैबेज में शो करता है, बिट एंड द कैबेज में। किस में शो करता है ये? बिट एंड द कैबेज में, बिट एंड द कैबेज में ये शो कर देता है। क्लियर है? उसके बाद सीड के बारे में अगर बात करो तो अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, अर्ली सीड प्रोडक्शन इन द कॉनिफर में हेल्प कर देता है ये। ओके, अब हम इससे क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको क्या करना है? सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करना है, सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करना है, तो ये उसे भी डॉर्मेंसी को क्या कर देता है? ब्रेक करता है। ओके, लिख लो इसके बारे में। ओवरकम द सीड डॉर्मेंसी, ओवरकम इन सीड डॉर्मेंसी। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? अगर हम बात करें इसमें, देख, अरे यार, हाँ, ओके चलेगा, चलो। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन germination, it mobilize stored food, it mobilize stored food and increases alpha amylase, increases alpha amylase, increases the alpha amylase and overcome the dormancy of the seed and overcome seed dormancy। ओके, पता चल गया इतना। उसके बाद हम इसे जिबरेलिक एसिड को वर्नलाइजेशन में भी ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। यस, सब कुछ हो गया है जिबरेलिक एसिड का भी हमारा। ओके, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि जैसे ऑक्सीजन के क्लियर हुए वो भी क्लियर हो जाएंगे। देख लो, सबसे पहले तो जिबरेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? टर्पेन डेरिवेटिव है। वो किसका डेरिवेटिव है? टर्पेन डेरिवेटिव है।
ओके, किसने खोजा था ये? क्यूरोसोवा ने। किसने खोजा था? क्यूरोसोवा ने, पीछे बताया है। उसके बाद किस फंगस से शोधा था? फ्यूजिकोरस फंगस से। फ्यूजिकोरस फंगस से शोधा निकाला था इसे, फंगस से। ओके, और क्या है ये? बोल्टिंग इन कैबेज में हेल्प करता है। बोल्टिंग इन कैबेज में हेल्प कर देता है। और क्या करता है? डिले सेंसन्स। और क्या कर देता है? पार्थेनोकार्पी शो करता है ये क्या शो करता है? पार्थेनोकार्पी शो कर देता है। ओके, यस, पार्थेनोकार्पी भी ये शो करता है। ये पॉइंट लिख लेना, मैं रह गया था मुझसे। ओके, उसके बाद डोरमेंसी ब्रेक अल्फा माइलेज, ये क्या करता है? अल्फा माइलेज को ब्रेक कर देता है। यस, उसके बाद और ये क्या करता है? माल्टिंग इंक्रीज करता है, वर्नलाइजेशन भी शो कर देता है। माल्टिंग एंड और क्या करता है? वर्नलाइजेशन शो करता है। क्लियर हो गया इतना आपको? यस, ये हो गया आपका पूरा का पूरा जिबरेलिक एसिड। अब हम बात करते हैं, दैट इज द थर्ड वन, दिस इज द साइटोकाइनिन। किसके बारे में बात करनी है हमें? साइटोकाइनिन के बारे में। पढ़ लेना, छोटा सा ही पार्ट है साइटोकाइनिन। ओके ठीक है, चलो कल कर लेते हैं। अब क्या बचा है? साइटोकाइनिन, इथाइलिन और कुछ हम अब हार्मोन्स के एक्शंस वगैरह देखेंगे। एंड 2 दिन लगेंगे हमें टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। ओके, यस, चलो फिर मैं यहाँ पर आज का लेक्चर स्टॉप कर देती हूँ। अच्छे से स्टडी करो। थैंक यू।